Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो क्वेश्चन नंबर 74 तक हमने डिटेल से सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 75 टू 97 तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास यहाँ पे है, इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ अ व्हीकल आर 18 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, द थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैफिक लेन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 18 मीटर दिया हुआ है और एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल 6 मीटर दी हुई है। हमने यहाँ पे थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है ट्रैफिक लेन की और स्पीड यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 18 मीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ व्हीकल 6 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे जो S हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। 18 प्लस 6 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 24। स्पीड ऑफ व्हीकल है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो V यूज़ करना है हमने वो किलोमीटर पर आवर में यूज़ करना है, तो डेट्स वाई हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अब देखो ये है 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर को हम यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ किलोमीटर। तो 1 मीटर की जगह मैंने लिख लिया 10⁻³ किलोमीटर। अब ये पर सेकंड है, अब सेकंड को हमने आवर में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया 1/3600 आवर। तो यहाँ पे जो ये 3600 है वो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 10 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड निकलेगी यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1000 इंटू V/S। V हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर में होना चाहिए, तो वो हमारे पास किसके बराबर है 36 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई S हमारे पास किसके बराबर होता है SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल का जो सम आएगा इट इज इक्वल टू 24। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा इट विल बी इक्वल टू 1500 व्हीकल्स पर आवर। सो जो ट्रैफिक कैपेसिटी आएगी इस केस में इट विल बी इक्वल टू 1500 व्हीकल्स पर आवर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 1500 व्हीकल्स पर आवर। सो इट मीन्स डेट की कैपेसिटी ऑफ व्हीकल फॉर अ ट्रैफिक लेन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज 1500 व्हीकल्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सो क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे हमें पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी का। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम सिंपली विस्कोसिटी भी कहते हैं। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। टाउ हमारे पास यहाँ पे क्या है शेयर स्ट्रेस, अब म्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है विस्कोसिटी। अब हमें यहाँ से विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना होगा, तो देयरफॉर विस्कोसिटी म्यू अपनी जगह रहा, ये वाला जो है du/dy जो है पीछे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू टाउ/1 इंटू dy/du। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, अब शेयर स्ट्रेस किस बराबर होता है सिंपल फोर्स वन एरिया, तो इसको मैंने लिख लिया फोर्स वन एरिया। अब dy हमारे पास क्या एक टाइप की लेंथ है, इसको हम l लिख सकते हैं, और u हमारे पास यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो इसको मैं सिंपल v या u लिख सकता हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास यहाँ पे m1 L1 T-2, L का सिंपल L1 ही आ जाएगा। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 L2 T0, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 L1 T-1। यहाँ पे m1 वैसे ही रहा, L1 यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, ये हो जाएगा L2 T-2 वैसे ही रहा। यहाँ पे m0 है, m0 ही रहा, L2 है यहाँ पे, और L1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा L3। यहाँ पे T0 है, यहाँ पे T-1 है, तो ये T-1 ही रहेगा। अब देखो m1 वैसे ही रहा, L2, अब ये L2 है और ये L3 है, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 में से 2 बाकी -1, सिंपल मैं इसको L1 लिख सकता हूँ। T-2 वैसे ही रहा, T-1 है, ये ऊपर जाके T+1 हो जाएगा। सो द फाइनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू m1 L-1 T-1, क्योंकि -2 और +1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1। सो इट मीन्स डेट की ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास यहाँ पे है, इन द हिल रोड्स इफ सेवरल अल्टरनेटिव alignments are surveyed which fulfill the geometric standards, then the preferred alignment is the one which has resisting length as। तो क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि जब भी हम हिल रोड की सर्वे करते हैं हम नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स वहाँ पे सेट करते हैं। अगर वो सारी की सारी अलाइनमेंट जो है हमारी जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रही है, तो उन नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स में से हमें किसको सेलेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है जिसकी रेजिस्टिंग लेंथ मैक्सिमम होगी, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ है जिसकी लेंथ मिनिमम होगी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है वेरी नियर टू एवरेज रेजिस्टिंग लेंथ ऑफ ऑल द अलाइनमेंट्स, एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है 0। सो ऑब्वियस सी बात है जिसकी रेजिस्टिंग लेंथ मिनिमम होगी उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। सो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट। जब भी हम रोड की अलाइनमेंट को एक्चुअल ग्राउंड पे सेट करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होनी चाहिए। इट शुड हैव द शॉर्टेस्ट पाथ,
पहला ही यहाँ पे आ गया कि जितना पॉसिबल हो सके रोड की लेंथ जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। जिन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, इट शुड हैव द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डेट्स वाई कि ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट इसने यहाँ पे ये बोला है कि द अलाइनमेंट मस्ट बी इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एंड आल्सो इट शुड बी इजी फॉर व्हीकल ऑपरेशन। तो जो हम अलाइनमेंट सेट करेंगे उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना बहुत ईजी होना चाहिए और व्हीकल को भी उसमें चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, इट शुड बी सेफ इन केस ऑफ डिजाइनिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स। तो अलाइनमेंट को हमने इस तरह से सेट करना है कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स को हम आराम से डिजाइन कर सकें, उनमें कोई डिफिकल्टीज काज नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज द अलाइनमेंट शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट्स इकोनॉमिकल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो हम रोड की अलाइनमेंट सेट करेंगे उसको हमने इस तरह से सेट करना है कि उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी वो मिनिमम आएगी। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास यहाँ पे है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज अ रेशो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है किन दो पैरामीटर्स के बीच का रेशो होता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ पोर्स बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ पोर्स। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बाई वॉल्यूम ऑफ पोर्स। एंड ऑप्शन डी इज वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ पोर्स। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ पोर्स। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन किस किस का रेशो होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। When soil is perfectly dry, then the volume of water will be equal to 0 and the degree of saturation will also be equal to 0। ऑब्वियस सी बात है, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 0 ही हो जाएगी। फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1। जब सॉइल जो होगी फुली सैचुरेटेड होगी उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। हैंस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरीज बिटवीन 0 to 1। तो वी कैन से डेट कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मिनिमम वैल्यू आती है वो 0 आती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास यहाँ पे है, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज इज बेस्ड अपॉन। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है स्पॉट स्पीड डाटा। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा। एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है एक्सीडेंट डाटा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा। सो जो भी साइंटिफिक प्लानिंग है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ की, वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन डाटा के बेस पे ही सिलेक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास यहाँ पे है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड एनर्जी कहते हैं, फोर्स कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, उससे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रिलेटिव वॉल्यूम चेंज व्हेन प्रेशर एक्टिंग ऑन इट चेंजेस, और इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद कंप्रेसिव स्ट्रेन। सो जो रेशो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का विद कंप्रेसिव स्ट्रेन उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इट इज़ द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड हैज यूनिट ऑफ इनवर्स ऑफ पास्कल। तो जो बल्क मॉडुलस का यूनिट होगा उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिट होगा कंप्रेसिबिलिटी का। यहाँ पे अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे, बल्क मॉडुलस अब क्या हो जाएगा? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो बोथ कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बल्क मॉडुलस को हम या तो के से डिनोट करते हैं या फिर बी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। बेसिक प्रिंसिपल क्या है सर्विंग का? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास यहाँ पे है, द डेप्थ ऑफ वाटर स्टैंडिंग फॉर क्रॉप ड्यूरिंग द टाइम द क्रॉप ग्रोज इन द फील्ड इज डिफाइंड एज। तो जो भी हम स्टैंडिंग वाटर क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, उस स्टैंडिंग वाटर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है ड्यूटी, ऑप्शन बी क्रॉप रेशो, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है बेस पीरियड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज वाइडली यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल। एल्गी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से कंपाउंड का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है सोडियम सल्फेट। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कॉपर सल्फेट को हम यूज़ करते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास यहाँ पे है, ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्चर्स ऑफ अ सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल इज नोन एज। सो जो पाइप जो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को कलेक्ट करती है फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्चर्स टू अ सिंगल बिल्डिंग और उसको फिर आगे कॉमन सीवर तक ले जाती है, तो उस पाइप को हम होस्ट सीवर कहते हैं। सो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास यहाँ पे है, a critical path in PERT analysis is one which connects the events having slack as। so PERT analysis में हम critical path उस path को कहते हैं जो उन events को ज्वाइन करता है जिनका slack क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है मोर देन 1, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है मोर देन 2, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है मोर देन 3 एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे है 0।
सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्रिटिकल पाथ हम उस पाथ को कहते हैं जो ऐसे इवेंट्स को ज्वाइन करता है जिनमें स्लैक क्या होगा, जीरो होगा। सो अ क्रिटिकल पाथ इज वन विच कनेक्ट्स द इवेंट्स हैविंग जीरो और मिनिमम स्लैक टाइम्स। सो क्रिटिकल पाथ जो है उन इवेंट्स को ज्वाइन करता है जिनका जीरो या मिनिमम स्लैक टाइम्स होगा। ऑल द इवेंट्स अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ आर कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल इन द सेंस दैट एनी डिले इन देयर अकरेंस विल रिजल्ट इन द डिले इन द शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो जो भी इवेंट्स आते हैं अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ उनको हम क्रिटिकल ही कंसिडर करते हैं। क्रिटिकल मीन्स अगर उनमें कोई भी डिले आ गया तो उसकी वजह से जो है होल प्रोजेक्ट टाइम की कंप्लीशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज 50 into 100 mm एंड स्पैन 10 मीटर हैविंग अ पॉइंट लोड 1 kN एट द सेंटर। एज्यूम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 लाख न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो हमारे पास यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है, उसका साइज दिया हुआ है 50 into 100 mm, स्पैन 10 मीटर है और उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 1 kN एट द सेंटर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ बीम दिया हुआ है हमारे पास 50 into 100 mm, 50 यहाँ पे विड्थ और 100 हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ बीम है। एल हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है, अगर इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 10,000 mm। पॉइंट लोड 1 kN है, अगर इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1000 न्यूटन। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास किसी बराबर दी हुई है 1 लाख न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12। बी हमारे पास यहाँ पे 50 है, डी हमारे पास यहाँ पे 100 है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 50 अपनी जगह रहा, 100 का क्यूब हो गया 10⁻6 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। जब पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में एक्ट करता है उस केस में जो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है, मीन्स डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI। डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर है 1000, एल हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर था 10,000 का क्यूब, बाकी 48 वैसे ही रहा। ई की वैल्यू जो है 1 लाख है, हमने पुट कर दी। और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 into 10⁻6.12, जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट की। ये 12 जो है डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू, अब देखो 1000 को मैं सिंपल 10⁻3 लिख सकता हूँ, इसका क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻12। बाकी ये वाला 12 आया, ये जो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये 12। डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे 48 वैसे ही रहा, 1 लाख वैसे ही रहा, 50 वैसे ही रहा और 10⁻6 वैसे ही रहा। अब यहाँ पे 10⁻3 है और यहाँ पे 10⁻12 है, ये हो जाएगा 10⁻15। बाकी 12 वैसे ही रहा, 48 सेम वैसे ही रहा। अब यहाँ पे देखो आप, ये 1 लाख है, इससे कितने जीरोज हैं 5 हैं और इससे कितने जीरोज हैं 6 हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻11। बाकी 50 वैसे ही रहा। अब यहाँ पे जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, ये 10⁻15 है और ये 10⁻11 है, 11 जीरोज इसके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻4 बचेगा। 12 1 12, 12 4 48, बाकी 50 वैसे ही रहा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 4, इसकी जगह बचा 1 और इसकी जगह 50 बचा। तो 10⁻4 सेम वैसे ही रहा। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 200। 10⁻4 में 10 को 4 जीरोज डिवाइडेड बाई 200 करेंगे, यहाँ से 2 जीरोज कैंसिल, 2 जीरोज कैंसिल, 2 1 2, 250। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू 50 mm। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन आया वो ऑप्शन बी है 50 mm। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास यहाँ पे है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया 52 kg फ्लैट फुटेड रेल इज 52 kg फ्लैट फुटेड रेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है 7235 mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 7825 mm स्क्वायर, ऑप्शन सी 6615 mm स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 6155 mm स्क्वायर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 6615 mm स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेल सेक्शन इन इंडियन रेलवेज प्रेजेंटली आर 52 kg एंड 60 kg। सो 52 kg एंड 60 kg रेल्स जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडियन रेलवेज में। इंडियन रेलवेज इन द ईयर 1959 डिज़ाइन द रेल सेक्शन ऑफ 52 kg। तो जो 52 kg रेल सेक्शन है 1959 में इसको डिज़ाइन किया गया है 52 kg पर मीटर वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैवियर एंड फास्टर ट्रैफिक एट द पॉइंट ऑफ टाइम। दिस रेल was recommended for use on all broad gauge mainline routes with future speeds up to 130 km/h and traffic density of 20 to 25 GMT. GMT stands for gross million tons. Its cross sectional area is 6615 square centimeter. So इस रेल सेक्शन को हम ऑल ब्रॉड गॉज मेन लाइन रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन रेल सेक्शन पे जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन हो सकती है वो कितनी हो सकती है 130 km/h। और यहाँ पे जो ट्रैफिक डेंसिटी होनी चाहिए इट मस्ट बी 20 to 25 GMT। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है 6615 स्क्वायर। सो जो सेकंड रेल सेक्शन है वो है रेल सेक्शन 60 kg। दिस इज द स्टैंडर्ड UIC रेल सेक्शन। इट इज़ यूज्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड 60 kg रेल सेक्शन ही यूज़ किया जाता है। द रेल सेक्शन हैज़ बीन डिजाइंड फॉर स्पीड अप टू 160 km/h एंड ट्रैफिक डेंसिटी इज अबाउट 60 GMT। तो इस रेल सेक्शन पे ट्रेन जो है 160 km/h की स्पीड से आराम से
चल सकती है। सो इस केस में जो ट्रैफिक डेंसिटी है वो है 60 GMT। इट्स हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 7686 स्क्वायर mm। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास यहाँ पे है द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट इज रिमूव्ड थ्रू प्लांट सेडिमेंटेशन इज अबाउट। प्लांट सेडिमेंटेशन से कितना परसेंट बैक्टीरियल लोड रिमूव होता है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 25%। प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव 60 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सीवेज एंड सेटिस्फाइड 30 to 40% BOD। BOD कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, या सिंपली बैक्टीरियल लोड एसोसिएटेड विद इट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की वजह से 60 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम रिमूव कर सकते हैं सीवेज से, एंड 30 to 40% जो है BOD रिमूव हो सकता है। बट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक रिमूव्ड ओनली 30 to 35% BOD। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो है सिर्फ 30 to 35% BOD को ही रिमूव कर सकता है, मींस बैक्टीरियल लोड को सिर्फ 30 to 35% ही रिमूव कर सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन था वो 25 था। इट मीन्स डैट की 25 लाइज बिटवीन 30 to 35। सो डेट्स वाई की ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास यहाँ पे है द परमिसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी फिक्स्ड इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर SPM, SO2, NO एंड COA। परमिसिबल स्टैंडर्ड्स क्या है एयर क्वालिटी के एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज के लिए? SPM की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, SO2 की कितनी होनी चाहिए, NO की कितनी होनी चाहिए एंड CO की कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। SPM की स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए 200, SO2 की होनी चाहिए 80, NO की होनी चाहिए 80 एंड CO2 की होनी चाहिए 2000। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास यहाँ पे है इन नेटवर्क एनालिसिस द कमेंसमेंट और कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड। ये तो बेसिक है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास यहाँ पे है विच नेटवर्क एनालिसिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ रिपीटेटिव इन नेचर। नेटवर्क एनालिसिस का ऐसा कौन सा मेथड है जिसको हम रिपीटेटिव नेचर इन प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं? सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, CPM। क्रिटिकल पाथ मेथड को हम यूज कर सकते हैं जब प्रोजेक्ट में रिपीटेटिव नेचर होगा। सो यहाँ पे अगर हम CPM की बात करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। इट इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इसका जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया था पोर्ट और CPM का, वहाँ पे हमने ये पॉइंट सारे डिस्कस किए थे। इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनिस्टिक टाइम अप्रोच इन विच अ फेयरली एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ टाइम एस्टिमेट कैन बी मेड। CPM जो है डिटर्मिनिस्टिक टाइम अप्रोच पे बेस्ड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी इन टाइम T इज क्लोज टू 100%। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने की वो 100% तक है। सो इट इज़ सुटेबल फॉर द रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क वेयर टाइम एंड कॉस्ट कैन बी एवॉल्वेटेड विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सो CPM जो है रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए सूटेबल है। सो डेट्स वाई की ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे PERT की बात करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। इट हैज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक टाइम अप्रोच, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। इन दिस केस कास्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस केस में जो कास्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। टाइम ज़्यादा लगेगा तो कास्ट ज़्यादा लगेगी, टाइम कम लगेगा तो कास्ट भी कम लगेगी। हैंस एफर्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज द टाइम टू रिजल्ट इन मिनिमम कास्ट। तो जितना पॉसिबल हो सके PERT के केस में प्रोजेक्ट टाइम को कम किया जाता है सो डैट की कास्ट जो है मिनिमम लगे उसको कंस्ट्रक्ट करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट नंबर 6, इट इज़ सुटेबल फॉर न्यूअर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब देखो CPM जो है वो रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, और PERT जो है वो किसके लिए सूटेबल है? न्यूअर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है। मतलब ओल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए हम PERT का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विच हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड इन द पास्ट एंड नो एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ टाइम एंड कास्ट आर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास यहाँ पे है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को हम किस स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को हम जनरली स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास यहाँ पे है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर हैविंग अ पॉइंट लोड ऑफ 4 kN एट द सेंटर ऑफ द बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, उसका स्पैन 3 मीटर है और उसके सेंटर पे 4 kN पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम शियर फोर्स सेंटर पे कितनी हो सकती है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अब देखो गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन उसका 3 मीटर है और पॉइंट लोड 4 kN एट द सेंटर ऑफ द बीम एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि बताओ इस सेंटर पॉइंट पे कितनी शेयर फोर्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट ए मैंने कंसिडर कर दिया, इसको मैंने बी कंसिडर कर दिया और इसको मैंने सी कंसिडर कर दिया। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी इट विल बी आर बी और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी इट विल बी आर ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट लेंगे टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। यहाँ पे हो जाएगा आर बी इंटू 3, वही मैंने लिखा, इज इक्वल टू
4 हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, अब ये ए पॉइंट से कितना दूर है 1.5, क्योंकि ये लोड बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रहा है। तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5 यहाँ 1.5 यहाँ। तो देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो आर बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2 किलो न्यूटन। सिमिलरली अब आर ए किसके बराबर हो जाएगा टोटल लोड माइनस आर बी, ये तो बेसिक है। तो डब्ल्यू हमारे पास टोटल लोड हमारे पास 4 दिया हुआ है, आर बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2 किलो न्यूटन। तो आर ए भी 2 किलो न्यूटन ही है और आर बी भी 2 किलो न्यूटन है। अब हमने शेयर फोर्स निकालनी है पॉइंट सी पे। हम एज्यूम करते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है। अब आर बी हमारे पास अपवर्ड फोर्स है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी अगर हम देखेंगे इट विल बी इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। अब 2 पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये अपवर्ड है। अब सी पॉइंट पर अगर हम शेयर फोर्स निकालेंगे, बी और सी के बीच में अपवर्ड फोर्स कौन सी है 2 है, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। पॉइंट सी और बी के बीच में कोई लोड नहीं है, एक ही लोड है पॉइंट सी पे, वो है 4 किलो न्यूटन और ये भी डाउनवर्ड है, इसको मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर किया है। तो 2 में से 4 इज इक्वल टू -2 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर किया था और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसिडर किया था। तो आपके पास वैल्यू ठीक होनी चाहिए, साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अगर मैं डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करता और अपवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसिडर करता तो उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू आनी थी वो पॉजिटिव में आनी थी। तो साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपकी वैल्यू ठीक होनी चाहिए। सो इट मीन्स डैट की जो 2 किलो न्यूटन है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 2 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास यहाँ पे है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ के ऑफ अ सॉइल विद एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 0.2 mm। सो हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है सॉइल का वो दिया हुआ है 0.2 mm। सो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, व्हेन द इफेक्टिव डायमीटर इज गिवन वी शुड यूज एलिन हैजिन इक्वेशन टू डिटरमाइन परमेबिलिटी। तो जब भी हमें इफेक्टिव डायमीटर जो है पार्टिकल का दिया होगा उस केस में हमें एलिन हैजिन इक्वेशन यूज करनी चाहिए परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब परमेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल के से डिनोट करते हैं। अब एज पर एलिन हैजिन इक्वेशन इट इज गिवन बाय, अब यहाँ पे जो परमेबिलिटी निकलती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलती है और इसका जो फॉर्मूला है वो C इंटू D10 का स्क्वायर। अब C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू लाई करती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है बट लेस देन और इक्वल टू 150 है। सो C की वैल्यू जो है हम ज़्यादातर 100 ही कंसिडर करते हैं। D इज इफेक्टिव ग्रेन साइज इन सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दिया हुआ है 0.2 mm। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। C हमारे पास 100 है, सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में C इंटू D10 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जो K की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो इसके नियरेस्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे 0.04 के नियरेस्ट है। इट मीन्स डैट कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास यहाँ पे है द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन ट्रीटेड वाटर इज अबाउट। जब वाटर को हम ट्रीट कर देते हैं उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन जो है उसमें बच जाता है। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 0.05 टू 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास यहाँ पे है द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कन्वेव्स वाटर फ्लो टुवर्ड्स द वाटर पेरिफेरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऐसा कौन सा मेथड है जो वाटर पेरिफेरी की तरफ वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो रेडियल सिस्टम है। रेडियल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि एरिया के सेंटर में एक वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वहीं से क्या करते हैं सिटी की चारों तरफ या एरिया के चारों तरफ पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। एंड द क्वेश्चन नंबर 97 इज वेयर विल बी द कैपिलरी जोन लाई इफ द वाटर टेबल इज एट अ पॉइंट ऑफ 3.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अगर हमारे पास लेवल ऑफ वाटर टेबल जो है 3.5 मीटर है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो बताओ कैपिलरी जोन जो है किधर लाई करेगा। जो लेवल ऑफ वाटर टेबल होगा वही वहाँ पे कैपिलरी जोन का भी लेवल होगा। तो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 3.5 मीटर। सो आई होप कि यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे के सारे क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।